हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से हाजिर हूं अपने इस सेशन में जिसका नाम है महासंग्राम। यानी कि महासंग्राम के सेशन में हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर का, और यानी करेंगे नेक्स्ट सेशन का। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ लगभग 30 प्रश्न और साथ में होंगे आपके पर्यावरण के 30 प्रश्न। यानी टोटल हम 60 प्रश्नों को देखेंगे सीडीपी और पर्यावरण, ईवीएस के और सीडीपी के 30 प्रश्न को देखेंगे। साथ ही ये वो प्रश्न है जो पूछे गए हैं, और ये कब पूछे गए थे? तो ये 8 जुलाई, ठीक है, कब? ये 8 जुलाई 2013 को पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की और देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है। हमने कल भी प्रश्न किया था, ये सीरीज लगातार चल रहा है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल पाएगा, और उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी आप प्रेस कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, और ये वो है जो पूछा गया, शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 8 जुलाई 2013 का ये प्रश्न है, ठीक है। 8 जुलाई 2013 को ये पूछे गए प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए काफ़ी इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा प्रश्न लग रहा है ये, ठीक है। चलिए अच्छा, पहला प्रश्न ये रहा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया द्वारा दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, या फिर वर्गीकृत करना। तो कौन सी है जो संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा विश्लेषण के लिए लाई जाती है प्रयोग में? तो कौन है? वो है अंतर करना। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, ठीक है। आइए देखते हैं इसे। हाँ, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, कि राजेश अति लोलुप पाठक है, ठीक है। पाठक मतलब पढ़ने वाला, पाठक मतलब पढ़ने वाला, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। अतिरिक्त प्रायः मतलब एक्स्ट्रा में, मतलब अलग से, प्रायः रोज मतलब पुस्तकें ले जा लेता है, और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजनावकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा किसी भी, मतलब कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ, होता है ना, सबको कहना पड़ता है अपने बच्चों के, हाँ पढ़ो पढ़ो एग्जाम आ रहा पढ़ो, तो ये नहीं कहना पड़ता है किसको? राजेश को। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डांस के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। अब इसका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, या मापन आधारित शिक्षार्थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या है, वो बच्चा है जिसको क्या करना पड़ता है, वो खुद से हर काम करता है, खुद से पढ़ता है, लाइब्रेरी जाके पढ़ता है, हर जगह जहाँ भी देखो पढ़ता है, मतलब खुद से प्रेरित है। तो वो क्या है? वो खुद से प्रेरित है, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। किसके लिए? भाषा विकास के लिए कौन सा तरीका गलत है? आपको गलत वाला बताना है। यानी ये कौन सा क्वेश्चन है? ये निगेटिव क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या होगा? निगेटिव ही इसका आंसर होगा। चलिए, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये पॉजिटिव है। बच्चा कुछ बोल रहा है, कुछ गलती कर रहा है, उसको टोकना नहीं है, बोलने दीजिए, ठीक है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये भी गलत है, ये गलत है। क्या उसके भाषा को अमान्य नहीं करना है? तो क्या करना है? उसके भाषा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देना है, तो ये गलत है। और जब क्वेश्चन निगेटिव है तो ऑप्शन क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी ऑप्शन दूसरा सही होगा। लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके प्रयासों का समर्थन करना, बिल्कुल करना है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना, ये तो बिल्कुल करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो निगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 का 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्य बनाती है। किसकी योग्य बनाती है? ऑप्शन है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संयोग पर नियंत्रण बनाए रखने,
या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। किसको बनाती है? तो ये बनाती है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, कि आपको कैसा किस टाइम पे कैसा बिहेव करना है, ये आपको सही निर्देश देती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको क्या बताना है? पॉजिटिव, यानी सत्य वाला बताना है। तो ऑप्शन क्या होगा? पॉजिटिव खोजेंगे। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बाधक तो किसी चीज में नहीं है। ठीक है, चलिए। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित होता है। नहीं, ये समाज से प्रभावित होता है, तो ये भी गलत है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी गलत है। जरूरी थोड़ी है शिक्षार्थी एक ही तरीका से सीखे, वो बहुत तरीके से सीखते, तो निश्चित तरीके से नहीं सीखते। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, बिल्कुल सार्थक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा इसका 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, 5 का 4। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये वो प्रश्न है जो पूछे गए हैं। ये 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई 2013 का प्रश्न है। 8 जुलाई 2013 का ये सभी प्रश्न है। ठीक है, उसी से हमने लिया है 30 प्रश्न CDP के और 30 प्रश्न EVS के लिए है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं, ये गलत है। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ये भी गलत है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ये भी गलत है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो अब जब सब गलत है, 3 ऑप्शन गलत है और 4 ही ऑप्शन है, तो सही कौन सा हो जाएगा? बताइए कमेंट करके। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। ये देखिए, ये 8 कट गया है। 8 जुलाई 2013 का प्रश्न है ये, जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समाजीकरण है, अब बताना है समाजीकरण क्या है। ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण है कि समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसके आधार पर आपको उसके में फिट हो जाना है, समाज के नियम कानून को मानना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर सही हो जाएगा, कि समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। ठीक है, देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमें छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अब क्या करा। एक PT यानी खेल शिक्षक, ठीक है, PT टीचर होते हैं, PT टीचर, ठीक है, वो खेल शिक्षक। ठीक है, चलिए क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना तथा शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। देखिए एक पॉइंट है कि जब भी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए क्या होगा? पॉजिटिव आंसर होगा। नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो नेगेटिव आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आपको ये जो वर्ड दिख रहा होगा क्या? अभ्यास करवाना। ये तो है नेगेटिव क्वेश्चन है कि आप किसी चीज़ का बच्चे का अभ्यास ज़्यादा नहीं करवाते, ठीक ना, तो अभ्यास करवाना नेगेटिव है। लेकिन फिर भी यहाँ क्या है? यहाँ सही हो जाएगा, इसलिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इस संदर्भ में है कि आपको वो आंसर सही लगाना पड़ेगा, क्योंकि खेल ऐसा चीज़ है, वो भी क्रिकेट की बात कर रहा है। क्रिकेट के खेल में जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे, खुद से आप कैच पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे,
वो आपको फिर फिट नहीं बैठेंगे उसमें, ठीक है। तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, ठीक है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डांस करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन है तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण या सक्रियकरण। तो क्या करेंगे, वो करेंगे किसके, तो वो करेंगे आत्मसात करेंगे, ठीक है। वो उसको आत्मसात करेंगे और फिर उसको अपने तरीके से वो विकसित करेंगे उस चीज़ों को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डांस कर लिया है। क्या कर लिया है, अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या फिर समुचितता। तो क्या कर लिया उसने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्या, कि उसने अनुकूलित कर लिया है, ठीक है। 10 का ऑप्शन 3, कि उसने दाल चावल खानों को अपने स्कीमा में क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न क्या कहता है, कि प्रश्न है डैश के अतिरिक्त, मतलब किसके अतिरिक्त ये बताना है। बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को अस्टनबर्ग के त्रिपाक्षीय सिद्धांत में संबोधित किया जाता है। ये क्या लिखा है, त्रिपाक्षीय सिद्धांत है, त्रिपाक्षीय सिद्धांत, ठीक ना, सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन है संदर्भगत, अव्यवभूत, आनुभाविक या सामाजिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके अतिरिक्त किया गया है, तो ये संदर्भगत के अतिरिक्त किया गया है, ठीक ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। हमने अपने चैनल पे बहुबुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि का सिद्धांत किया है, तो आप बुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर साहब का जरूर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अभी जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट सेशन है, बुद्धि का सिद्धांत किसने, हावर्ड गार्डनर साहब का है, वो आप जरूर देख लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही NEP 2020 का मिल जाएगा, NEP 2022 का लिंक मिल जाएगा, RTE 2009 का लिंक मिल जाएगा। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, समान बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इनका मतलब ही है बहुबुद्धि मतलब बहुत सारे बुद्धि, तो किस पे होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, कि सभी के कार्य करने की, सीखने, समझने, सोचने सबकी क्षमता अलग अलग है। यानी सभी बुद्धि में, सभी व्यक्ति में बहुत सारी बुद्धि है और सभी व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि होती है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। थ, फ और च क्या है, थ, फ और च ध्वनियाँ हैं, क्या है ये बताना है। ऑप्शन है स्वनिम, रूपिम, लेखिम या शब्दिम। तो थ, फ और च ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, ये सबसे छोटी इकाई है, क्या है, ये स्वनिम है, ठीक है। थ, फ, च ये स्वनिम है। इससे जो शब्द बनते हैं एक शब्द के, वो होते हैं रूपिम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 14 नंबर, ठीक है। चलिए प्रश्न है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को अब क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये तो प्रोत्साहित तो हो गया, लेकिन क्या है, लड़कों को जोखिम उठाने, यहाँ जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। हाँ तो प्रोत्साहित करना, लेकिन ये निगेटिव जाएगा, क्योंकि ये रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है। चलिए अगला है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है हमारा
अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। जहाँ भी अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहा जाए क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देना कहा जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कुश्ती में भाग लेने के लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए जैसे हमारे देश की है कौन, विनेश फोगाट और भी है साक्षी मलिक, ये लोग कुश्ती खेलती है तो ये लड़की है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या है कि लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ये एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, दूसरा है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, तीसरा है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के अयोग्य या अयोग्य है, इसके लिए ये करना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसे छोटा करना पड़ेगा, पहले हम आधा आधा करके इसे देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों के समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, ये जरूरी नहीं है क्योंकि सभी बच्चे के सीखने की दर, समझने की दर, सोचने की दर सब अलग अलग होती है, तो सभी को एक ही लेवल से नापना ये गलत है। चलिए अगला चलते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, जहाँ भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे ऑप्शन पढ़ेंगे कि क्या कुछ कह रहा है। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध करना। देखिए एक ही लाइन में कितने पॉजिटिव वर्ड है, 2 पॉजिटिव वर्ड है। एक तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है और दूसरा अधिक अवसर उपलब्ध करा रहा है। एक आपको एक ही प्रश्न में एक ही ऑप्शन में 2 पॉजिटिव आंसर मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई अलग राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए नहीं, ये तो गलत है। हर संभव उपाय, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय भेजना, किसी को विशेष विद्यालय नहीं भेजना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का 2। चलिए अगले चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का इंग्लिश में 12 तारीख के शिफ्ट में, ठीक है 12 तारीख यानी कल के शिफ्ट में पूछा गया है CCE का फुल फॉर्म। ठीक है, CCE का फुल फॉर्म पूछा गया है 12 तारीख के शिफ्ट में। तो CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, एक तो हिंदी में हो गया सतत और व्यापक मूल्यांकन, और इंग्लिश में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आपको याद रखना है क्या, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या सीखने के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, तो ये देता है किस पे, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पे बल देता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है हमारा विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन अब क्या है ये इसके बारे में देखना है कि शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। क्या लापरवाह बनाता है, गलत है। शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, ये भी गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। जब 3 गलत है हो गया तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं क्या है कि परिचित वातावरण से अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। क्या, विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में
अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर, या सीखने में सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। तो सीखने की तत्परता, ठीक ना, सीखने की तत्परता ये किस पर बल देता है? तो ये देता है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम का, यानी 19 का 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20 और देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए इसे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आ गया, अब साइज में है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपने बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन 3। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। ठीक है, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब है किसके अतिरिक्त? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फेक्शन, संवेगात्मक विघ्न, या व्यवहारगत विघ्न। यानी कि इनमें से किसके कारण आपके अंदर क्या हो सकता है? अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। तो किसके अतिरिक्त हो सकता है? तो ये है सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त, बाकी सभी से हो सकता है। ठीक है ना, इससे भी हो सकता है, संवेग से भी हो सकता है, व्यवहारगत से भी हो सकता है, माने इन सब से आपके अंदर अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है, बजाय किसके? सांस्कृतिक कारक के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है हमारा 22 को देखते हैं। 22 क्या कहता है? 22 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमें छोटा करना पड़ेगा। चलिए अगला है प्रश्न 22। एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या फिर शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो एक समावेशी विद्यालय का काम क्या होता है? एक समावेशी विद्यालय काम है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अब पढ़ते हैं ऑप्शन की क्या कर रहा है। अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समांतर विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। देखिए 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हमें सिर्फ ऑप्शन पढ़ के और ये 2 वर्ड पढ़ के हमको पता चल गया, 2 ऑप्शन पढ़ के पता चल गया कि आंसर कहाँ है। देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, आप प्रतिभाशाली बच्चे की IQ कितनी होती है, समान बच्चे की कितनी होती है, इन सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ बुद्धि का हमने सीरीज कराया है बुद्धि का, वो बुद्धि का वीडियो देख ले। एक वीडियो से आपका पूरा बुद्धि का सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो जाइए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बुद्धि वाला चैप्टर खोलिए, बुद्धि का वीडियो खोलिए और उसमें सारे बुद्धि का आपको लिंक मिल जाएगा और उससे आप बुद्धि देख सकते हैं और पूरी बुद्धि आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा नॉलेज की उनको एक्स्ट्रा मतलब ऐसा सहयोग चाहिए जो विद्यालय उपलब्ध नहीं करा सकता है, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज तो चाहिए सीखने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है हमारा 24। ठीक है, और प्रश्न कहता है कि डैश के कारण
प्रतिभाशालिता होती है, क्या होती है? मनोसामाजिक कारक, आनुवंशिकता रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, या 2 और 3, 2 का कारण आनुवंशिक और वातावरण। तो ये किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा 24 का 4, यानी आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, इन दोनों के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 30 प्रश्न है शायद, हाँ ये 30 प्रश्न है, लास्ट नहीं है, ठीक है। 30 प्रश्न है किसके? CDP के 30 प्रश्न कर रहे हैं, और इसके बाद करेंगे हम 30 प्रश्न EVS के, ठीक है। 30 प्रश्न करेंगे, 30 CDP के, 30 EVS यानी पर्यावरण के। ये अभी 25वां प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय, जहाँ भी निष्क्रिय की चर्चा हो क्या हो, ये निगेटिव वर्ड है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये गलत है। गृह कार्य किसी बच्चों को निरंतर लगातार नहीं देना है, इसलिए तो अभी सरकारी स्कूलों में क्या किया गया है? नो बैग डे मनाया जा रहा है, ठीक है। हर सरकारी स्कूल में, बिहार के सरकारी स्कूल में नो बैग डे की घोषणा की गई कि बच्चा शनिवार को बैग लेके स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए ये गलत है, ये गलत है। तो सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये गलत है कि व्यक्तिगत कार्य करेगा। क्या होगा? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगर ये आप छूट देते हैं तो बच्चे अपने तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक ना। उनको वातावरण मिलेगा जिससे वो अपने खुद कर सकते हैं। चलिए अगला है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न क्या कहता है कि गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता डैश कहलाती है। कौन से गतिक कौशल में अधिगम नियोग्यता डैश कहलाती है? डिस्प्रेजिया, डिस्प्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया, या फिर डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया क्या है? ये गतिक कौशल में अधिगम नियोग्यता है, ठीक है ना। कौन सा? डिस्प्लेक्सिया। डिसलेक्सिया है पठन संबंधी विकार, ठीक है। उसके बाद डिसकैलकुलिया है, डिसकैलकुलिया है क्या? गणितीय संबंधी विकार, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गतिक कौशल में कौन सा? डिस्प्लेक्सिया, ठीक है। 26 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अधिगम नियोग्यता अब क्या है ये बताना है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, या जरूरी नहीं कि कार्यपद्धति की हानि करे। तो 27 का क्या हो जाएगा? अधिगम नियोग्यता क्या है? यह एक चर अवस्था है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है, किसके अतिरिक्त है ये बताना है। परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, या संभावित युक्तियों को खोजना। तो किसके अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है? तो ये परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त। तो क्या आंसर हो जाएगा? 28 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि इसके अतिरिक्त सारे ये प्रक्रिया के चरण हैं। किसी भी समस्या को पहचान करेंगे, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, फिर उसके लिए कोई समस्या के लिए समाधान ढूंढेंगे, युक्ति ढूंढेंगे। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। अब 29 नंबर है। एक शिक्षक को अब क्या करना चाहिए? ये व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी व्याख्यान की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन यही गलत पर हो जाएगा, हम आगे नहीं पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। आप बच्चे को टिप्पणी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, ऑप्शन 2 भी गलत है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप में लेना चाहिए। और है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करें तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सटीक है कि जब क्या है, जब शिक्षार्थी अपने बात को कह रहे हैं और चाहे वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें बीच में नहीं टोकना चाहिए, ठीक है। वो बोल लें फिर आप बाद में उन्हें समझा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किसी बच्चे की सफलता को माप के रूप में नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर सही कौन सा है? चौथा नंबर इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 और ये CDP के सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम इसी में अगला प्रश्न करेंगे, होगा वो किससे? EVS से।
सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्या हो सकता है ये बताना है। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षण के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापक हो सकती है। तो क्या होगा इसका आंसर, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, यानी 30 का ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। इसी का अगला है हमारा पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न करेंगे, कितने 30 प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। क्या है, एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। कौन सा खंड है ये, करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, अब क्या है ये बताना है। ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, व्यस्त रखने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना। देखिए जहाँ भी अनुभव उपलब्ध कराने की बात हो बच्चे की, वो क्या होगा, वो बिल्कुल सटीक आंसर होगा। और अनुभव उपलब्ध कराने की बात हो गई यानी कि बच्चे को खुद को हस्तपरक यानी हाथ से काम करने की बात हो गई, हस्तपरक गतिविधि का चर्चा करे, जहाँ भी ये ऑप्शन चर्चा करे क्या हो जाएगा, आंसर वही सटीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑप्शन ये बिल्कुल सटीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्या कह रहा है, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो क्या होगा, हमने कहा था जहाँ भी हस्तपरक गतिविधि का चर्चा करें, अनुभव उपलब्ध कराने की बात करें, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो दूसरा इसका सही आंसर है। चलिए इसी तरह आपको एग्जाम में भी इसी तरह आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम होंगे नहीं एग्जाम में, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। अपना थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करते हुए उसको सही से सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करना, जहाँ भी अवसर उपलब्ध कराने की बात हो गई आंसर वही हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक हम पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। चलिए क्योंकि अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई। अगला है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, पाठ को दोहराना क्या होगा, गलत हो जाएगा। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ठीक है, चलिए ये गलत है। शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 63, लेकिन चूंकि 2 पेज में है इसलिए हम इसे 1 पेज में लाने का प्रयास करेंगे, और ये आ गया 1 पेज में। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, अभिभावक को संतुष्ट करने की बात आ गई तो ये बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों को पढ़ाना है, न कि अभिभावक को संतुष्ट करना है। ठीक है, गलत है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा तो उपलब्ध कराना ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम आनंद के लिए थोड़े ही पढ़ाते हैं। चलिए अगला है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना। एक रस को बदलने की बात तो शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध करना। देखिए एक ही लाइन में एक तो सक्रिय अधिगम की बात करा है, दूसरा अनुभव की बात करा है, तीसरा अनुभव उपलब्ध कराने की बात करा है। मतलब एक लाइन में 2 पॉजिटिव वर्ड हो, और जब ऐसे पॉजिटिव वर्ड होंगे तो आंसर तो बिल्कुल सटीक होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। क्या है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, और इसके ऑप्शन है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा जहाँ भी याद करने की बात आ जाए वो क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। लेकिन ये भी याद रखना कि हमें पूछा क्या है, निगेटिव ही पूछा है, तो निगेटिव के लिए क्या आंसर होगा, निगेटिव आंसर होगा। ठीक है, निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर, तो जब पहला ही निगेटिव है और ये भी हमें निगेटिव मिल जाएगा तो क्या ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही होगा। ये आंसर बिल्कुल सटीक है और ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास टाइम है तो हम आगे के ऑप्शन पढ़ लेंगे ताकि हमें एग्जाम में सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं आगे क्या करा।
इसे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों को प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना चाहिए। देखिए योग बनाने के तो वो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। हमें पूछ तो रहा है नेगेटिव कौन सा है, तो इसलिए नेगेटिव आंसर पॉजिटिव है ये। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना, ये भी पॉजिटिव है। इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना, ये भी पॉजिटिव है। तो हमने कहा था कि पहला हमें पढ़ के क्या हो गया है, जहाँ भी बच्चे को परिभाषा याद करने की बात आ गई वो निगेटिव होगा। और पूछ ही रहा था हमसे क्वेश्चन निगेटिव, तो निगेटिव 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 का आंसर निगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर निगेटिव, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर है हमारा 65। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव, तो आंसर क्या लगेगा? पॉजिटिव ही लगेगा। तो चलिए ढूंढते हैं आंसर पॉजिटिव इसमें से। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, स्लोगन लिखने के लिए कहना ये उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगला पढ़ते हैं अब। चलिए, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करना, व्याख्यान तो करना ही नहीं है आपको, ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, ये भी गलत है। चार्ट तैयार करने से थोड़ी कोई समझ में आएगा किस चीज़ के, नहीं। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। यह 4 का आंसर बिल्कुल कितना नंबर है? 65 का आंसर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसी तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। अगला देखते हैं 66 नंबर। हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। देखिए नहीं करता है तो क्या निगेटिव है, तो ऑप्शन क्या होगा? निगेटिव ही खोजेंगे। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ावा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। निगेटिव के लिए निगेटिव, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा कि रचनात्मक आकलन में हम शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 67। ठीक है, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसे थोड़ा सा हम छोटा करते हुए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, और बांस से टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन है BCDE, केवल ए बी तथा ABC। तो कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा क्रियाकलाप जिम्मेदार है जिससे क्या हो रहा है कि जिससे कि कहाँ गया, जंगलों के पास गायब होने के लिए जिम्मेदार है, यानी जंगलों के गायब हो रहे हैं, जंगल गायब हो रहे हैं। ठीक ना, तो इनमें से उसके लिए कौन सा क्रियाकलाप जिम्मेदार है? तो क्या हो जाएगा? 67 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए खानों का उत्खनन खुदाई, और बी हो जाएगा बांधों का निर्माण। इससे क्या हो रहा है? बांसों की कटाई हो रही है, जंगल बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 68। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, तो 68 को थोड़ा सा हम अब देखते हैं इसे। कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। कांसे के बारे में सही कथन चुनना है। कांसा लोहा, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। और कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है और सी सही है। क्या कि कांसे को तांबा और टीन से पिघलाकर बनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 के साथ हम चलेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
गांधीधाम, गांधीधाम कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आपसे पूछता है वडोदरा, वडोदरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आपसे पूछ लेगा वलसाड, वलसाड कहाँ पड़ता है? वलसाड पड़ता है गुजरात में। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। नागरकोइल कहाँ पड़ता है? नागरकोइल, ठीक है, नागरकोइल पड़ता है केरल में, ठीक है, कहाँ? केरल में। उसी तरह पूछ लेगा मडगांव कहाँ पड़ता है? कहाँ? मडगांव, ठीक है, ये सब जगह का नाम है, ये पूछ लेगा था। मडगांव ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गोवा में। उसी तरह आत्रेयपुरम, कौन सा? आत्रेयपुरम, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली और कलमकारी कहाँ का? पोचमपल्ली और कलमकारी कहाँ का चित्रकारी है? तो ये है कहाँ का? ये है तेलंगाना का, ठीक है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में तो आंध्र प्रदेश, नहीं तो तेलंगाना का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर है 69 यानी 69 नंबर। गांधीधाम यानी गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी ये हमें बताना है। ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो वो कहाँ कहाँ जाएगा? कहाँ? गुजरात का रहने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले वो पूर्व दिशा में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है हमारा 70। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर और 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी ये हमें बताना है। ऑप्शन है 1.65 किलोमीटर, 1165 किलोमीटर, 1100 मीटर या फिर 1500 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 70 का 1.65 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है? म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? तो माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है? वो है नेपाल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को, इसी से एक दो क्वेश्चन और बनता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है तथा तिब्बत में क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है। कहाँ? तिब्बत में। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा कहा जाता है। क्या? कोमोलंगमा, कोमोलंगमा कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा 72। प्रश्न 72 थोड़ा काफ़ी बड़ा प्रश्न है ये, ठीक है। हाँ ये काफ़ी बड़ा प्रश्न हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए, उसके में से नीचे से छांटना पड़ेगा। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना तथा सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां का उपयुक्त में से चयन कीजिए। कौन कौन इसमें से सही है, ठीक है। तो कौन कौन सही है आइए देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उन लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये बिल्कुल है। दूसरा ग्रुप, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, ये गलत है। पूछे ग्रुप नहीं, आप पीछे चलेंगे। अगर आप ग्रुप लीडर है तो आप पीछे चलेंगे, बाकी सभी लोग आगे चलेंगे। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ठीक है, ये भी गलत है। उसे साथ लेकर चलना है आपको। अगर आप ग्रुप लीडर है तो उसे साथ लेकर, या फिर उसे कह देंगे कि आप बैठो हम लोग चले जाते हैं, तो ये ग्रुप लीडर की निशानी नहीं है। तो बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये सही है। अगर आप ग्रुप लीडर हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी आपको करना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन कौन? ए, डी और ई। ए, डी और ई, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप एक ग्रुप लीडर है तो आपको ये तीनों कामें करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 73। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? रोनाल्ड रोस को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को या फिर जॉर्ज मेस्टर को? तो किसको दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रोनाल्ड रोस को, ठीक है।
रोनाल्ड रॉस को 1902 में मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसकी खोज के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज, आपको याद रखना है कौन सा? मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही जब ये कौन रोनाल्ड रॉस मर रहे थे, कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1905 में। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1905 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जब ये मर रहे थे, मतलब 1905 में जब मृत्यु के एकदम समीप थे, तो इन्होंने ये लास्ट वर्ड बोला था क्या? कि कुछ खोज लूँगा, कुछ नया खोज लूँगा, यानी कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा, कहते कहते इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1905 में। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, लेकिन उससे पहले ग्रेगर मेंडल, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। किसकी? आनुवंशिकता की खोज की थी ग्रेगर मेंडल ने। चलिए आगे, जॉर्ज मेस्टल, इन्होंने क्या खोजा था? तो इन्होंने वेलक्रो, क्या है? वेलक्रो का खोज किया था, जो होता है ना बैग में और आपके शूज में भी होंगे, आपके चप्पल में भी होंगे, क्या चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है जो लगाते हैं तो, ठीक है, तो उसके खोज किया था किसने? जॉर्ज मेस्टल ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अभी थोड़ा सा मोबाइल का थोड़ा सा स्क्रीन हिल गया था, इस चक्कर में वो कुछ भाग गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? अभी आपको बता दें कि 12, ठीक है, कब? ये 12 जनवरी को ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 12 जनवरी को पहले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कल के पेपर में ये पूछा गया 12 जनवरी को कि इसी टाइप का कुछ प्रश्न दिया था, यहाँ नाम बदल दिया था, रजत नहीं था, उसकी जगह पे कुछ और था, बाकी ये सारे सेम थे। ये प्रश्न पूछे गए हैं 12 जनवरी को पेपर 1 शिफ्ट में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं, तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है ये बताना है। ऑप्शन है मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार या फिर हैजा। तो किसको? रजत को मलेरिया बुखार है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अल बुरीनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, या फिर वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 साल शासन किया, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था, या वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अल बुरूनी कौन था? तो अल बुरूनी ऑप्शन है क्या? 75। अल बुरूनी कौन था? तो 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या? अल बुरीनी उज्बेकिस्तान का निवासी था और वह उसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में मदद करती थी। उसकी किताब का नाम क्या था? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं। मैं एक किताब का नाम बता देता हूँ, दूसरी किताब, उसके 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, दोनों किताब का नाम आपको बताना है, ठीक है। एक किताब का नाम है किताब उल हिंद, तो दूसरे किताब का नाम क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला पॉइंट है, अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है। आप अल बुरूनी के किताब का नाम जरूर कमेंट करिए ताकि आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखते हैं? केवल लाल रंग में देख पाते हैं, हरे रंग में देख पाते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख पाते हैं, या केवल हरे रंग में देख पाते हैं? तो जो रात में जागने वाले जानवर हैं वो सभी रंग को किस में देख पाते हैं? केवल काली और सफ़ेद में ही देख पाते हैं, यानी 76 का 76 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा हाथियों के झुंड से, ठीक है। आज एक हाथी से भी, आज मतलब 12 तारीख के पेपर में, 12 जनवरी के पेपर में हाथी से भी एक प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर करके जाएगा उनके बहुत सारे प्रश्न टकरा जाएंगे प्रीवियस ईयर से, तो आप जरूर करके जाएं, साथ ही सेशन देखना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न है कि हाथियों के झुंड के बारे में कौन सही कथनों को चुनिए। कौन सा कथन सही है हाथियों के झुंड के बारे में, ये हमें बताना है। ऑप्शन है
हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष तक के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तो सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं, ये गलत है। तो क्या सही है? ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन सी सही है, ए और सी, ठीक है। तो ए और सी किस में है? ए और सी है ऑप्शन 3 में। तो क्या हो जाएगा? 77 का यानी 77 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कौन सा गलत है? यानी बी गलत है और बी और डी गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है? बी गलत है और डी गलत है। बाकी ए सही है, सी सही है। तो ए इसमें है, सी इसमें है, ए और सी तीसरा में है, तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं या पराग कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई पड़ती है, उसे पराग कहते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पराग, ठीक ना। 78 का 3। पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर दिखाई देता है, उसे पराग कहते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है, अगर आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन है पूरी साग तथा ठंडा दूध, ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। तो अगर रेलगाड़ी से आप गुजरात जाते हैं, वलसाड रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो उधर क्या मिलेगा आपको? तो उधर मिलेगा ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि वे किस कान से हिलाते हैं? इनके दोनों कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती है। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि क्या होती है? इनकी पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, इसलिए अपनी पूरी गर्दन को हिला लेते हैं। 80 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बता दें आपको कि 12 जनवरी को पेपर में पूछा गया है, 12 जनवरी को। साथ ही 12 जनवरी को एक और प्रश्न पूछा गया है कि खून की कमी से कौन सी रोग होता है? खून की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी पूछा गया है 12 जनवरी के शिफ्ट में। 12 जनवरी 2023 पहले शिफ्ट में, पहले पेपर में ये पूछा गया। साथ ही ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा या गुड़, नींबू और मटर। तो क्या क्या खाना चाहिए? तो पहला तो आंवला खाना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न 12 जनवरी के शिफ्ट में पूछे गए हैं, 12 जनवरी पेपर 1, ठीक है। 12 जनवरी पेपर 1 2023 को पूछे गए हैं ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे, ठीक है। एनसीएफ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको, एनसीएफ से भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ 2022 से, एनईपी 2020 से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनईपी से याद आया क्या? निपुण भारत, NIPUN, निपुण भारत 12 जनवरी के शिफ्ट में किसमें? संस्कृत भाषा में पूछ लिया गया था। संस्कृत भाषा में निपुण भारत का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था संस्कृत में, ठीक है। अभी तक सिर्फ सीडीपी में पूछ रहा था, लेकिन आज नहीं, मतलब कल यानी 12 जनवरी को किसमें पूछ लिया गया? ये संस्कृत में पूछ लिया गया कि निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या है, संस्कृत में, वो भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 82। 82 प्रश्न नंबर है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोगों करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, या विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, या कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ कहता है उसमें किसकी?
प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे को जो ही पढ़ाया जाए उसको क्या बाहर के उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 82 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि बच्चे को जो ही पढ़ाइए उसके बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, उसको पढ़ने में मजा आएगा और वो जल्दी सीख भी जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, ठीक है। प्रश्न नंबर है 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन के प्रश्न क्या है नहीं है, यानी प्रश्न है निगेटिव, तो आंसर क्या होगा नेगेटिव ही होगा। चलिए देखते हैं। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। चलिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं 83 का अगला नंबर देखते हैं। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो उसे ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो ये सभी सही आंसर है। जो निगेटिव है वो क्या है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए क्या ज्ञान और कौशल से लैस होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पहले से परिपूर्ण नहीं होता है, वो जैसे जैसे लोगों से मिलता है, अपने आस पड़ोस से मिलता है, साथ ही जैसे जैसे उसके अंदर ज्ञान बढ़ता रहता है वो सीखता जाता है और ज्ञान कौशल बढ़ते जाते हैं। तो ये पहले से लैस नहीं हुआ, तो ऑप्शन नेगेटिव ऑप्शन है, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, तो नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, यानी 83 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ना प्रश्न नंबर 4, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप याद कर लीजिएगा या चाहे तो कहीं नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले रहा, अभी सीसी का फुल फॉर्म करता है, ईसीई का फुल फॉर्म होता है। अच्छा सीसी तो ठीक है, सीसी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ठीक है। चलिए ईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईसी का फुल फॉर्म कहाँ से पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है आपको नई शिक्षा नीति से। ईसी तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये पूछ रहा है ईसी का फुल फॉर्म। आपसे पूछ रहा है निपुण का फुल फॉर्म NIPUN, निपुण का फुल फॉर्म। उसके बाद NIPUN, उसके बाद पूछ रहा है FLN का फुल फॉर्म, पूछ रहा है। उसके बाद CC का फुल फॉर्म, ये सारे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो हो सकता है आपको NCERT का फुल फॉर्म पूछ दे, तो इसके लिए आपको NCERT का फुल फॉर्म याद रखना है जो अभी हमने बताया है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो NCERT के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या, जहाँ व्याख्या की बात है क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध, जहाँ भी अवसर उपलब्ध कराने की बात होगी वो आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो 83 का आंसर 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमें परिभाषा उपलब्ध नहीं करा, सटीक परिभाषा नहीं उपलब्ध करा सकते, तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन पूछ क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो नहीं लेंगे। अगला देखेंगे विषय में रुचि का विकास करना, बिल्कुल बच्चे को रुचि में विकास करना है, जो भी विषय पढ़ना चाहते हैं उसमें रुचि का विकास होना चाहिए। ऑप्शन पॉजिटिव है तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए नेगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव ही आंसर चाहिए। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, नित्य और एकरस। और चौथा है विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो ये उपलब्ध कराना ठीक है, लेकिन क्या आनंद और मजा इसके लिए हम नहीं करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। देखते हुएगा अब छोटे बच्चे को, यानी दूसरा तीसरा के बच्चे को, कि उनके बुक में फिगर बनी है, सेब बने हुए हैं, अनानास बने हुए हैं, घोड़ा बना हुआ, गाड़ी बना हुआ है, और उसके बारे में बताया गया। यानी क्या कि बच्चे उसके इंटरेस्ट लेके पढ़े, साथ ही अच्छे से समझ पाए, इसके लिए बनाया है, ना कि आनंद और मजा के लिए बनाया गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 85 का ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव पूछा है और ये निगेटिव ही है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 है
कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? क्या है? नहीं करती है, यानी निगेटिव पूछा गया है। तो यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ठीक है, क्या अधिक बल देती है? पहला ही निगेटिव लग रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल्य को बढ़ावा देता है। जहाँ बढ़ावा देने की बात हो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस विषय को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों की आवश्यक है। ये भी पॉजिटिव है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक बल देती है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव है। और हमको चाहिए क्या? निगेटिव के लिए निगेटिव चाहिए, तो ऑप्शन ए किसका सही आंसर हो जाएगा? ठीक है, 86 का। चलिए 87 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हमारा 87 नंबर प्रश्न है कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? यानी ये क्या है? पॉजिटिव प्रश्न है। तो पॉजिटिव प्रश्न के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव आंसर ही चाहिए। देखते हैं। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा बेटर है औरों से कि आप जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक फिल्म प्रदर्शित करें। ये देखना और सुनना दोनों काम हो जाएगा बच्चों का, और इससे बच्चे जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो 87 का 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए हमें इसे छोटा करना पड़ रहा है। कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, अब क्यों किया गया यह बताना है। यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, या यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा को बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जानने में सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, यानी चौथा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमें छोटा छोटा करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 89 नंबर क्या है कि प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है, और क्या करता है यह बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, या विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है तथा प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, या शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप कहिए बच्चों को कि सभी संबंधित जानकारी स्रोतों से आप जानकारी एकत्र करें। बच्चे जब सभी से जानकारी एकत्र करेंगे तो सबके बारे में वो जानेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका चौथा है, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। और आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आज के सेशन का क्या है? लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। अच्छा, इससे आगे भी प्रश्न है, शायद इससे आगे भी प्रश्न है, क्या हिंदी के कुछ प्रश्न है। ठीक है, चलिए उससे कुछ देख लेंगे, तो 4 प्रश्नों को हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि शिक्षा हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्न प्रस्तावित गतिविधि में से कौन सा प्रकरण की प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? ऑप्शन क्या है? नहीं है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। देखिए प्रश्न पूछना तो है, क्षेत्र पर क्या है? क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना, या फिर संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। क्या है? तो निम्न प्रस्तावित गतिविधियों से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
ये क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ये नहीं है, बाकी सब है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हिंदी के कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। पहले हम एक दो प्रश्न को कर लेते हैं हिंदी के। ये क्या है, CDP के हमने 30 प्रश्न कर लिए, EVS के 30 प्रश्न कर लिए, अब हिंदी के कुछ 2-4 प्रश्न कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देखते हैं हिंदी में क्या कुछ कर रहा है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, या फिर सुने हुए शब्द को दोहराने के लिए कहना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है क्या, सुने हुए बातों को दोहराने के लिए करना। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर है हमारा 107, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 106, ठीक है। प्रश्न नंबर 106 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 106 है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, विभिन्न संदर्भ में बातचीत, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, दोहराने के लिए किसी चीज को नहीं कर सकते, ठीक है। सब दोहराना नहीं है, प्रश्न को उत्तर पूछना नहीं, क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि बच्चों को विभिन्न संदर्भ मतलब अलग अलग संदर्भ में बातचीत करने का। अगर बच्चे अच्छे से बातचीत कर लेते हैं तो हम समझेंगे क्या, बच्चों की मौखिक भाषा का विकास हो चुका है। तो 3 इसका याद रखना है, क्या 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है, क्या होना चाहिए, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, या भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो क्या हो जाएगा, तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता, कि हम किसी भाषा को कैसे प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, ठीक है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना ये है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना ये भी है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना ये भी है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो कौन सा नहीं है, तो 108 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, गलत है, तत्सम तद्भव, अधिक कठिनाई शब्द से युक्त होनी चाहिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। वैसे भी देखिए जिस भी प्रश्न का आपको आंसर लगे नहीं है तो ज़्यादा बड़ा आंसर सटीक आंसर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 109 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्या बच्चों की घर व समुदाय की भाषा जो होती है, यानी कि कह सकते हैं उसको मातृभाषा, उसी में बच्चों की किताब बनाई जाए, उसी में बच्चों की किताब होनी चाहिए। बच्चे जल्दी और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, भाषा सिखाना, बच्चे को प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखा रहे हैं उससे क्या तात्पर्य है ये बताना है। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना चाहिए, भाषा का व्याकरण सिखाना चाहिए, उच्च स्तरीय भाषा सिखाना चाहिए, या भाषा का प्रयोग सिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है बच्चों को, अगर आप प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखा रहे हैं तो क्या सिखाना है, भाषा का प्रयोग सिखाना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 111, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, सदैव समान होती है, या समान हो सकती है, सदैव अलग हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, समान हो सकती है, कौन सी भाषा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, कब, मातृभाषा अगर में पढ़ाई जाए तो। 111 का क्या हो जाएगा, 3 सही आंसर हो जाएगा 111 का। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या, भाषा प्रयोग के अवसर, जहाँ भी अवसर की बात करें क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 113,
हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? कौन सा? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, गलत है। संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, गलत है। उचित लेखन, तो कौन सही है? जब ये 3 गलत है तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1 बाल साहित्य का विविध उपयोग। अलग अलग उपयोग क्या है? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। या बच्चे के किताब को अलग अलग उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 113 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है 114। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, या जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो एक कक्षा 1 और 2 के बच्चों को आप दिखाने के लिए क्या करते हैं? वो करते हैं जिसमें चित्र प्रदर्शित करते हैं, वो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। तो 114 का क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ये सब, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? केवल बोलकर, जहाँ भी केवल की चर्चा करें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। कविता और कहानी के द्वारा केवल गलत हो जाएगा। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की चित्रात्मक क्षमता का विकास करना। तब प्राथमिक, देखिए आपको किस पे सिखाना है? प्राथमिक स्तर पे, और प्राथमिक स्तर पे बच्चों को सिखा रहे हैं तो क्या आएगा? बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये सबसे हमारा बेटर काम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ये भी सही है कि चित्रात्मक क्षमता का विकास करना, लेकिन प्राथमिक स्तर पर चूंकि रचनात्मक बनाना है बच्चों को, तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? ये अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 117 नंबर। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 117 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 118। ठीक है, क्या है प्रश्न? प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बच्चों का अभिनय सिखाना, इस पद्धति के रूप में इनका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर बच्चों को अनुशासित करना। जहाँ भी बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने की बात हो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तब जब क्वेश्चन पॉजिटिव हो। नेगेटिव होता तो नेगेटिव इसके लिए चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव है तो आंसर 3 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला काफ़ी अच्छा प्रिंट है अगला। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न देखते हैं। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? नहीं होता पूछ रहा है। भाषा प्रयोगशाला पे, अखबार पे, विज्ञापन पे, या फिर साइन बोर्ड पे? तो ये लागू नहीं होता भाषा प्रयोगशाला पे। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का हमारा ये लास्ट प्रश्न है हिंदी के। हमने ईवीएस के 30 प्रश्न किए, सीडीपी के 30 प्रश्न किए, और हिंदी के कुछ प्रश्नों को किया है टोटल। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला पॉइंट है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों को अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। जहाँ भी अवसर देने की बात आई वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उन्हें सख्त निर्देश देंगे, देखिए सख्त निर्देश की बात ही नहीं है। उनकी त्रुटियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं देंगे फिर सीखेंगे कैसे? उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहें, यह भी गलत है। तो क्या आंसर सही है? ऑप्शन 1 इसका आंसर सही है, यानी ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे। और ये हमारे सेशन का आज अंतिम प्रश्न था। टीचर्स अकेडमी सीटेट स्पेशल क्लास, ये हमारा ऑफलाइन बैच चलता है मोती चौक सरैया मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, टीचर्स अकेडमी नाम से क्लास चलता है, ऑफलाइन क्लास है। इसका नया बैच शुरू हो रहा है 20 जनवरी 2023 से। ठीक है, 20 जनवरी 2023 से नया बैच शुरू कर रहा है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप आसपास के एरिया के हैं, तो आसपास के इलाके में रहते हैं। ठीक है, कहाँ? मोती चौक मुजफ्फरपुर बिहार सरैया। ठीक है, चलिए
यूट्यूब चैनल है एग्जाम द्वार के नाम से, एग्जाम द्वार के नाम से आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और हमारे चैनल पे बने रहें। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।